अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम रूहे अशकम नावल की 28 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। बहुत लंबी कहानी है। कोई नई रात अपनी है तू बताना शुरू कर। इसकी इतनी ज़िद पर ज़ियान हैदर ने सर झटका, लंबी सांस भरते हवा के सुपुर्द करके वो ज़रा को आगे झुका। लाल हवेली, ये नाम लेते ज़ियान ने कर्ब से आंखें महज दी। ये वो लाल हवेली है जिसमें रहने वालों ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया, माँ बाप, मेरा बचपन, सब कुछ। आज से 24 साल पहले मेरी मम्मा और पापा ने कोर्ट मैरिज की थी। वो ऐसा नहीं करना चाहती थी, मगर हवेली में रहने वालों ने और ख़ास कर मेरे मामू वली शाह ने इतना मजबूर कर दिया कि इनको ये कदम उठाना पड़ा। 24 साल पहले इन्होंने अदील हैदर सुल्तान के लिए इस हवेली की चौखट पार की थी। हवेली वालों से दुश्मनी मोल लेकर इन्होंने ये कदम उठा तो लिया, मगर सारी ज़िंदगी अपने इस कदम की सज़ा भुगतती रही। इसकी आंखों में नमी उतरी। अदील सुल्तान और अहमद सुल्तान वो यहाँ के मशहूर बिजनेसमैन थे। कुछ ज़मीनों के सिलसिले में वो रक्षा गए। जब इनकी सरसरी सी मुलाकात रुखसाना से हुई और वो कुछ लम्हों की मुलाकात अदील सुल्तान के लिए हर शय से इम्पोर्टेंट हो गई। इन्हें इस कुछ लम्हों की मुलाकात ने अपने शहर में जकड़ लिया। वो हर हाल में रुखसाना शाह से शादी करना चाहते थे, मगर इससे पहले वो वापस रक्षा गए, जहाँ हमेशा की तरह वहाँ मौजूद बाग में इनकी मुलाकात एक बार फिर रुखसाना से हुई। मुलाकातें बढ़ती गई। रुखसाना शाह भी अदील सुल्तान की मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुकी थी, मगर एक दिन ये खबर हवेली पहुंच गई। वली शाह ने रुखसाना का हवेली से बाहर निकलना बंद कर दिया। तब अदील सुल्तान अहमद सुल्तान के हमवार अपनी शादी का प्रपोजल हवेली लेकर आए और एक बार नहीं 10 बार हवेली इसका हाथ मांगने गए, मगर हर बार वली शाह ने इन्हें इनकार कर दिया और आखिरी बार धमकी भी दे डाली कि अगर वह अदील सुल्तान यहाँ आया तो वो उसको मरवा देंगे। अहमद सुल्तान को अपना भाईजान से प्यार था। इन्होंने जैसे तेज इन्हें रोक लिया, इनके कदम पीछे कर लिए, मगर ये सब भी ज़्यादा देर तक नहीं हो सका। रुखसाना की शादी की खबर अदील सुल्तान तक पहुंच चुकी थी और वो बड़े शेर बने हवेली जा पहुंचा और वली शाह को धमकी दी, अगर इसकी शादी अदील सुल्तान से होगी तो वो किसी से नहीं होगी। इस बात पर वली शाह तेश में आ गया। इसने अब रुखसाना की शादी को अपनी जिद बना लिया। इस बीच रुखसाना ने सुबहान शाह और इनकी बेगम मलका शाह को समझाने की हर मुमकिन कोशिश की, मगर वो दोनों भी बरादरी से बैर रिश्ते पर राजी नहीं थे। रुखसाना इस वक्त के लिए खामोश हो गई, मगर जब इसे महसूस होने लगा वो अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर रही है, वो इन चाहे रिश्तों को निभा नहीं पाएगी, तो निकाह से एक दिन पहले ही वो रात के अंधेरे में अदील सुल्तान के साथ हवेली की दहलीज पार कर गई। ये सानिया हवेली वालों के लिए क़यामत की तरह था। इनका हसब, नसब, इज़्ज़त, वक़ार रुखसाना शाह जाते जाते सब अपने साथ ले गई। सारे गाँव वाले इन पर थू थू करने लगे। सुबहान शाह और मलका शाह को अपनी गलती का एहसास होने लगा। अगर वो रुखसाना की बात मान लेते तो आज ये दिन ना देखना पड़ता, मगर अब तीर कमान से निकल चुका था। वहीं दूसरी तरफ वली शाह बदले की आग में जलने लगा। इसने इस्लामाबाद शहर का कोई कोना नहीं छोड़ा जहां इसने इन्हें ना ढूंढा हो, मगर वो दोनों इन्हें नहीं मिले। इसके अलावा वो हर जगह सुबहान शाह की इजाज़त के बगैर इन्हें तलाश करवाते रहे, क्योंकि अब वो मज़ीद बदनामी नहीं चाहते थे। इसलिए रुखसाना को वो जजा से आग किए भुला चुके थे, मगर वली शाह अपनी बेइज्जती किसी तो नहीं भुला पा रहा था। इसे बदला चाहिए था। जब अहमद सुल्तान तक ये बात पहुंची कि लाल हवेली वाले अब अदील और रुखसाना को नहीं ढूंढ रहे, तो इन्होंने दोनों को लंदन से वापस इस्लामाबाद बुला लिया। शादी के 2 साल बाद इनके यहाँ एक खूबसूरत शहजादे ने आँख खोली, जिसका नाम अदील सुल्तान के लिए ज़ियान हैदर, जबकि रुखसाना की पसंद के मुताबिक असफन ज़ियान हैदर रखा गया था। वो दोनों अपनी अपनी पसंद के नाम से पुकारते थे, मगर डॉक्यूमेंट्स में इसका नाम ज़ियान हैदर सुल्तान ही दर्ज करवाया गया था। वो दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश थे और औलाद जैसी नेमत मिलने के बाद उनकी खुशियाँ उस्मानों को छूने लगी। इतने अरसे में रुखसाना को कभी अपने फैसले पे दुख नहीं हुआ, मगर वो शर्मिंदा थी। वो हवेली वालों से अपने माँ बाप से माफ़ी मांगना चाहती थी, जिसके मुतालिक इसने अदील सुल्तान से बैत की, मगर इसने साफ लफ्ज़ों में मना कर दिया। वो मज़ीद अपनी ज़िंदगी में कोई मुश्किलात नहीं चाहते थे, क्योंकि वो वहाँ इस्लामाबाद में ये खबर लाल हवेली वालों तक कभी नहीं पहुंची थी। मगर रुखसाना ने अपने दिल के हाथों मजबूर होकर हवेली कॉल की, जो मलका बेगम ने अटेंड की। वो इससे नाराज़ थी, जो इनका हक भी था, मगर वो मान थी। इनकी बेटी अपने घर में खुश थी, इन्हें और क्या चाहिए था। इन्होंने रुखसाना को माफ़ कर दिया। इसके दिल का बोझ भी कुछ कम हो गया। इस दौरान अहमद सुल्तान की शादी अपने ऑफिस में काम करती एक आम से घराने में रहने वाली सादा सी लड़की से हो गई। इन दोनों की भी पसंद की शादी थी। शादी के 1 साल बाद अल्लाह ने इन्हें बेटी जैसी रहमत से नवाजा, जिसका नाम वरीशा सुल्तान रखा गया। वो इंतहाई खूबसूरत थी। 5 साल की ज़ियान ने जब पहली बार इस मुखमली से कंफर्टेबल में लिपटी दूध जैसी रंगत रखने वाली परियों जैसी बच्ची को देखा, तो बेसाख्ता अपना हाथ दिल पे रख दिया। ये फेरी मेली है।
आमना की गोद से इस बच्ची को अचानक ज़ियान ने इसे अपनी गोद में रख लिया। वहाँ मौजूद सब लोगों इसकी हरकत पर हैरत से हँस दिए। वो बड़े अनंग से अपनी गोद में रखे रूही जैसे वजूद को हल्के-हल्के हाथों से छूते महसूस कर रहा था। इसे छूते ही ज़ियान के चेहरे पे खूबसूरत सी मुस्कुराहट आ जाती। वो अभी इसे मज़ीद देखता जब इस छोटी सी आफ़त ने ज़रा सी आँखें खोली और फिर कुछ मिनट टिक-टिकी बाँधे वो ज़ियान हैदर को देखती रही। ज़ियान भी इसे देख रहा था। जब वरीशा ने निचला होंठ अंदर लिया, आँखें सिकुड़ते रोने की तैयारी पकड़ी और इतनी ज़ोर से रोई, ज़ियान हैदर इसे गोद से नीचे रखता परेशान से इसे देखने लगा। इसकी रखने की देर थी, वरीशा मैडम ने रोना बंद कर दिया। वहाँ सभी वरीशा की हरकत पर मुस्कुरा रहे थे, जबकि ज़ियान मुँह के ज़ाविये बिगाड़ता ऐसे देख रहा था, जो बुरी सी शक्ल बनाए सी देख रही थी। ज़ियान ने फिर से उठाना चाहा, ये देखती वरीशा की रोने की आवाज़ें कमरे में गूंजने लगी। इसने फिर से इसे बेड पे उछाल दिया, जब वहाँ सबके कहके गूंजने लगे, मम्मा ये फैली डंडी है, मुझे नहीं उठाना। वो मासूम सी शक्ल बनाए कह रहा था। रुखसाना बेगम अपनी बेटी की मासूमियत पे सद के वारी हुई थी। नो मम्मा के बेटे फेरी क्यूट है, वो अभी छोटी है ना इसलिए रोती है, जब बड़ी होगी तो आपके साथ खेला करेगी। रसानिया से इसे समझाती रुखसाना बेगम के साथ आमना बेगम भी मुस्कुराती। जब अदील सुल्तान और अहमद सुल्तान इनकी बातें सुने मुस्कुरा रहे थे, मगर मैं वहीं तक नहीं थी। ज़ियान को वरीशा नकचिड़ी लगती थी, मगर वो उसे बहुत प्यार करता था। वरीशा इसके करीब आती रोने लगती, मगर ज़ियान ज़बरदस्ती से उठाए इसके साथ खेलता था। ज़ियान की आदत थी, वो इसे गोल मटोल गाल खींचता और फिर वरीशा की रोने की आवाज़ें पूरी प्लेस में गूंजती थी। इसे किसी के हाथ लगाने से मसला नहीं था, इसकी दुश्मनी सिर्फ ज़ियान हैदर से थी। और फिर वक्त हर पर लगाकर उठ गया। वरीशा 5 साल की थी, ज़ियान 10 साल का हो चुका था। इस दौरान सुबहान शाह और मलका बेगम से इसकी बात होती रहती थी। वो दोनों इसे माफ़ कर चुके थे, मगर फिर एक दिन इनके राब्ते की खबर वली शाह के कानों में पड़ गई। गुंडों समेत वो इस्लामाबाद के लिए निकल पड़ा। शाम वो सब लाउंज में बैठे चाय से लुत्फ़अंदाज हो रहे थे। ज़ियान हमेशा की तरह वरीशा को किसी न किसी बात पे डांट रहा था और वरीशा मुँह फुलाए कभी इसे देखती तो कभी अपने मिट्टी से भरे हाथों को देखती। भाभी मुझे आपसे ज़रूरी बात करनी है। बच्चों को देखते रुखसाना बेगम किसी गहरी सोच में मुब्तला बोली, जब पास ही बैठे अदील और अहमद सुल्तान भी इनकी तरफ मुतवज्जो हुए। हाँ हाँ बोलो भाभी, मुझे आपकी फेरी अपनी बेटी के लिए चाहिए। वो सीधे मदे पे आई। आमना बेगम इनकी बात सुनकर खुशी से फूल नहीं समा रही थी। ये भी कोई कहने वाली बात है रुखसाना, मैं तो खुद यही चाहती हूँ, इन्होंने खुशदिली से कहा। दोनों को तो कोई इतराज़ नहीं है ना? रुखसाना सामने बैठे अपने शोहर और देवर को देखते धीमी आवाज़ में पूछ रही थी। नहीं भाभी, हमें क्या एतराज़ होगा, बल्कि मुझे तो मेरी बेटी के लिए आपका शहज़ादा जैसा ज़ियान ही बेहतरीन लगता है। वो अपनी खुशी का इज़हार करती जब बैर खड़ा गार्ड लहू-लुहान हुआ इनकी चेयर के नज़दीक आ गिरा। आमना बेगम के मुँह से दिलखराश चीख निकली, क्योंकि रुखसाना बेगम ने हवेली में हमेशा यही सब कुछ देखा था। इसलिए वो खामोश थी, मगर हैरत के पहाड़ इनके सर पे टूट पड़े जब सामने खड़े वली शाह को देखा। भाई आप यहाँ अंदर जाओ। रुख बे भाभी आप भी जाएं, बच्चों को लेकर कोई कहीं नहीं जाएगा। अगर कोई भी अपनी जगह से हिला तो जान से हाथ धो बैठेगा। वली शाह ने गज़बनाक तहवारों में कहा, तुम्हारी लड़ाई मुझसे है वली शाह, औरतों और बच्चों को जाने दो। अदील सुल्तान इसके सामने आ खड़ा हुआ। लड़ाई नहीं अदील सुल्तान, तुमने जो किया इसके बाद हमारी तो दुश्मनी है, और वो भी कभी ना ख़त्म होने वाली, और आज इस दुश्मनी को मैं ख़त्म करके रहूँगा। वली शाह ने इसके सर पे गन रखी। ना ना नहीं भाई, ऐसा मत करें, वो शोर है मेरे। रुखसाना भागती अदील सुल्तान और वली शाह के दरमियान आ रुकी। आगे से हट जाओ तुम, पहले तुम्हारे इस शोर से निपट लूँ, फिर तुम्हें देखूंगा। पागल हो गई हो तुम, जाओ अंदर। रुख मैं संभालूंगा यहाँ सब कुछ। इसकी बाजू को थामे अदील सुल्तान ने इसे साइड करना चाहा, मगर रुखसाना के कदम वहीं के वहीं जम गए। नहीं अदील, सब मेरी वजह से हुआ। आपको मारना है ना भाई, मुझे मारे, गलती मेरी है, मेरी शोर की नहीं। अदील के सर से इसके गन वाला हाथ हटाए रुखसाना अपने सर पे रख चुकी थी। रुख पागल होगी हो, हटो सामने से। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा, ज़ियान का क्या होगा? जाओ अंदर। अब की बार वो चीख पड़ा। अहमद सुल्तान आमना के पीछे और अदील सुल्तान के साथ खड़े थे। इतनी तेज आवाज़ पे रोती वरीशा ने आमना के पल्लू में अपना मुंह छुपाया था, जब ज़ियान इसको अपने साथ लगाता चुप करवाने लगा। समझ नहीं आ रही आप लोगों को, मेरे बाबा क्या कह रहे हैं? चले जाएं आप यहाँ से, मेरी फेरी को डर लग रहा है आपसे। रोती वरीशा को साथ लगाए 10 साल का ज़ियान हैदर अपने बाप के सामने आए वली शाह के आगे डट कर खड़ा हो गया। वली शाह इस छोटे से लड़की की बहादुरी पे दंग खड़ा था। ज़ियान पीछे, अरे ऐसे कैसे पीछे? रुखसाना इसको पीछे करती इससे पहले ही वली शाह ने इसकी बाजू पकड़े अपनी तरफ खींच लिया। ना नहीं भाई, मेरे बेटे को छोड़ दे, मेरा ज़ियान, इसे छोड़ो मेरे बेटे को। वली शाह, वरना क्या अदील? वरना साहब, हाँ वरना क्या? वली शाह ज़ियान का हाथ छोड़े अदील की गिरबान को पकड़ गया। तब भी ज़ियान और वरीशा का हाथ थामे आमना अंदर की तरफ भाग गई। पीछे हटो वली शाह, ये क्या ड्रामा लगा रखा है? ऐसे किसी के घर में घुसकर हाथापाई करने का मतलब जानती भी हो? ये तुम्हारी हवेली नहीं है, ये हमारा इस्लामाबाद है। एक काल की और सारी
जेल में बैठकर चक्की पीस हो गया। अहमद सुल्तान इंतहाई गुस्से से दहाड़ते वली शाह के हाथ अदील के कॉलर से झटक चुके थे। तो तुम लोग मुझे जेल भेजोगे? जिंदा बचोगे तो जेल भेजोगे ना? वली शाह ने गन अदील के सर पे तानी। मजबूरन अहमद सुल्तान को पीछे होना पड़ा। नहीं नहीं छोड़ो उसे, गन उठाओ। वली शाह तुम गलत कर रहे हो। भाई भाई छोड़ देने, प्लीज़ प्लीज़ भाई, हाथ जोड़े। गिड़गिड़ाती कभी रुखसाना तो कभी अहमद सुल्तान इसकी मिन्नतें कर रहे थे, मगर वली शाह के सर पे जैसे खून सवार था। वो अभी ट्रैक दबाता जब अदील ने गन इसके हाथ चिपटी थी, अभी वो गिरफ्तार मजबूत करता जब वली शाह ने इसके हाथ पर हाथ रख दिया। गन अब अदील सुल्तान और वली शाह के हाथों में थी। अदील गन छोड़ दो, गोली चल जाएगी भाई, भाई खुदा का वास्ता है। अदील आप, बाकी के अल्फाज इसके मुंह में रह गए, आवाज़ें आना बंद हो गई। गोली चलने की आवाज़ पर वो सब जहाँ थे वहीं रुक गए। अहमद सुल्तान ने अदील और वली शाह को अलग अलग किया। रुखसाना मुंह पे हाथ रख के सिकते की हालत में वही ज़मीन पर बैठती चली गई। फिर धर्म की आवाज़ आई। गोली अदील सुल्तान को पेट में लगी थी। वली शाह के हाथ खून से रंग गए थे। आमना मुंह गोली की आवाज़ सुनती ज़यान समेत भागती बह रही। अदील, अहमद सुल्तान आगे आते इसके करीब घुटनों के बल बैठे और फिर बैर गाड़ी की तरफ भागी। रुखसाना ट्रांस की कैफियत में अदील को तो कभी फर्श पे पड़े इसके खून को देख रही थी। कुछ ही लम्हे बाद इस खामोश फिजा में तेज थप्पड़ की आवाज़ गूंजी। रुखसाना का सकता टूटा। इसने नजरें उठाई जहाँ सुबहान शाह हिजो गजब के आलम में वली शाह का गिरबान दबोचे खड़े थे। एक के बाद एक इकट्ठे 4 थप्पड़ इसके चेहरे पे रसीद किए। मैंने मना किया था ना यहाँ आने से, मना किया था इसकी ज़िंदगी में दखल अंदाजी करने से, तो क्या सोच के तुमने मेरे हुक्म की नाफरमानी की है वली शाह? इन्होंने एक थप्पड़ मजीद इसके चेहरे पे लगा दिया। इन्हें गाड़ी में बिठाओ जल्दी। भाभी बैठे गाड़ी में। अहमद सुल्तान इन सबको लिए हॉस्पिटल की तरफ रवाना हुई। जब सुबहान शाह और मलका बेगम भी गाड़ी में बैठते इनको फॉलो करते हॉस्पिटल पहुंच गए। इसके कंधे पे हाथ रखे हसीब ने इसे दिलासा देना चाहा। ज़िया ने गहरी सांस भरते सारा बात में लाया और बात फिर से जारी रखी। पेशेंट की हालत काफ़ी क्रिटिकल है, आप इनके लिए दुआ करें। रुखसाना के आंसू जोरों कतार बह रहे थे। आमना इसे चुप कराने में हलकान हो रही थी। अहमद सुल्तान ज़ियान का हाथ थामे अपनी जगह परेशान से खड़े थे। यूं अचानक इनकी हंसती बत्ती जिंदगी उजड़ गई। इसका दिल चाहा वो धाड़े मार मार के रहो। वो दोनों भागती हुई अंदर दाखिल हुई है जहाँ वो 12 बरस बाद अपनी बेटी को देखकर जैसे जी उठी थी, मगर इसकी उजड़ी बिखरी हालत इन दोनों के दिलों पर गिरा गुजरी। वो आगे आते जब रुखसाना ने नज़र इस तरफ फेरी जहाँ सुबहान शाह और मलका शाह खड़े अपने जिगर के टुकड़ों को नज़र फेरे देख रहे थे। एक ही तो बेटी थी इनकी, क्या होता अगर वो उसकी बात मान लेते तो आज वो भी अपने घर खुश होती और इनका बेटा भी बदले की आग में न जलता। मगर क्या हुआ, सब बर्बाद हो गया था। इसके आंसुओं में रवानी दर आई। अपने भरे वजूद को संभालते हुए अपने माँ बाप की तरफ बढ़ी। जब अचानक कदम रुक गए, पीछे आते वली शाह को देखे रुखसाना की आंखों में के सामने कुछ देर पहले का मंजर घूमने लगा। आप यहाँ सब ऐसे क्यों खड़े हैं? इन तीनों को बारी बारी देखते रुखसाना खाली नजरों से इन्हें देखते बोली। आमना को वहीं ज़ियान के पास छोड़े अहमद सुल्तान इनके पीछे आए। आप क्या देखने आए हैं? आप मुझे अब्बू के आपको बहुत दुख है। आप अम्मी क्या देख रही हैं ऐसे मुझे? अरे आप दोनों तो खुश हो जाएं, आप लोगों का बदला पूरा हो गया, आप लोगों की ख्वाहिश पूरी हो गई। यकदम वो चीख पड़ी। सुबहान शाह और मलका बेगम चुपचाप खड़े इसके बदले रवैये को देख रहे थे। जिंदगी में पहली बार इनकी बेटी ने इनसे ऊंची आवाज में बात की थी। अरे भाई वहाँ क्यों खड़े हैं, इधर आए ना। इनकी साइड से उठती रुखसाना वली शाह तक जा पहुंची। देखिए आपकी बहन बर्बाद हो गई है, जाएं जश्न मनाएं, आपकी खोई इज्जत लौट आई है। आपकी बहन की शोर को मार कर आपकी इज्जत वापस आ गई है भाई। वली शाह के बाजू को झंझोड़ते वो हंसानी अंदाज में चीखती बोल रही थी। बेटा मेरी बच्ची, अल्लाह से जिंदगी देगा, तुम क्यों? कौन सी जिंदगी अम्मी, कौन सी जिंदगी? इनकी तरफ मुड़ते वो चीख पड़ी। आपके बेटे ने छीन ली जिंदगी अम्मी, आपके बेटे ने सब बर्बाद कर दिया। अपनी छूटी अना की तकसीम के लिए वो हाकिम बन गया, मेरा वो खुदा बन बैठा है। वो बदले लेते फिर रहा था। अम्मी मैं कहाँ जाऊंगी? अगर अदिल को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगी? अब्बू आप बताएं मैं क्या करूंगी? मेरा बेटा, इसका क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? सिर्फ यही ना कि मैंने पसंद की शादी की। पसंद की शादी की इजाज़त तो इस्लाम भी देता है ना अब्बू। आंसू टिप टिप करते रुखसाना के हाथों पे गिर रहे थे। जब वो खुद रोती इनके हाथों को पकड़े बच्चों जैसी पूछ रहे थे। बोले ना, आप चुप क्यों हैं? बोले अब कहाँ गए आपके फैसले? अब कहाँ गई आपकी बातें? आप कुछ नहीं कहेंगी? आप अपने बेटे को क्या, आपके सारे असूल सारे फैसले सिर्फ बेटियों के लिए थे? बोलती क्यों नहीं अब्बू? इनके हाथ पकड़े वो रोती इन्हें पुकार रही थी, जो सर झुकाए खड़े अपनी बेटी की तकलीफ महसूस करते आंसू बहा रहे थे। अब कोई नहीं बोल रहा ना? अब कोई कुछ नहीं, क्यों नहीं बोल रहा? वो रोती जमीन पे बैठती चली गई। मलका बेगम फौरन इसे भागती अपनी बेटी के पास बैठी थी। मम्मी देखे ना,
अब अब्बू कुछ नहीं बोल रहे, इन्होंने मुझे खुद से अपनी मोहब्बत से आप सब से आग कर दिया, मैं सब्र करती रही, मैंने क्या बिगाड़ा था आप लोगों का? अम्मी भाई ने क्यों मेरी ज़िंदगी उजाड़ दी? इनके कंधे पे सर रख के वो धाड़े मार-मार कर रोती, इससे कुछ नहीं होगा, अल्लाह अच्छे के साथ लोगों के साथ कभी बुरा नहीं करता। रोती बिलखती रुखसाना ने सर उठाया, अपने अब्बू की तरफ देखा जो नम आँखों से इसे देखते इसके सर पे हाथ रखे पर शफ़क़त अंदाज़ में कह रहे थे, ठीक है अब्बू, ये भी मान लेती हूँ, मगर मेरी एक बात आप दोनों याद रखिएगा। मेरे लिए दीन मेरा सब कुछ है, अगर इन्हें कुछ हुआ तो मैं आपके बेटे को कभी माफ़ नहीं करूँगी। मुझे बेसुकून करके आपका बेटा भी कभी सुकून से नहीं रह पाएगा। बोलते इसकी हिचकी बन गई। वो दोनों चुपचाप सुन रहे थे। वली शाह ज़ब्त से मुठियाँ भींचे वहाँ से वॉकआउट कर गया। ऐसी हालत में तुम्हारा रोना, परेशान होना सही नहीं है। बच्चे चुप हो जाओ, अदील तब ठीक हो जाएगा। ऐसे कुछ नहीं होगा। इन्हें मेरे लिए, अपने बच्चों के लिए ठीक होना पड़ेगा अम्मी। अगर इन्हें कुछ हुआ ना तो मैं मर जाऊँगी। मामा प्लीज़ मत रोएं, कुछ नहीं होगा बाबा को। प्लीज़ मामा चुप हो जाएँ वरना परी बीमार हो जाएगी। कब से खामोश बैठा ज़ियान इनके पास आया और अपने छोटे-छोटे हाथों के प्यालों में इसका चेहरा भरे भीगे लहजे में कहने लगा। वो बहुत शरारती था जिस पर आमना ने इसे कहा था अगर वो अपनी मम्मा को तंग करेगा या वो रोएंगी तो इनकी आने वाली परी बीमार हो जाएगी, जिसका देश के बरकिस अब वो किसी करके अपनी मम्मा को रोने से मना करना चाहता था। रुखसाना समेत सुफ़ान शाह और मलका बेगम भी इतने से बच्चे की माँ के लिए फ़िक्र देखकर निहाल हो रहे थे। भाभी रुखसाना समेत वो सब अहमद सुल्तान की आवाज़ पे मुड़े। भाभी मुबारक हो भाई, ठीक है, अल्लाह ने हमारी सुन ली। वो खुशी से चहकते ज़ियान को गोद में उठाए चूमने लगे। आप सच कह रहे हैं ना भाई, वो अब ठीक है? जी भाभी, मैं बिल्कुल सच कह रहा हूँ। आइए मैं आपको इनसे मिलवाता हूँ। रुखसाना बेगम इनके साथ जाती जब मलका बेगम इसका हाथ थाम लिया। हवेली नहीं आओगी? इनके लहजे में शर्मिंदगी के साथ दुख भी था। अगर अदील ने इजाज़त दी तो ज़रूर आऊँगी अम्मी। इसके जवाब पर वो गमगीन हुई। बच्ची ठीक कह रही है बेगम, अपनी शौहर की मर्ज़ी के बगैर इसे कोई कदम नहीं उठाना चाहिए। सुबहान शाह ने दुखी होते देखकर फ़ौरन से कहा। अब्बू उसकी आंखें भर आई। सुबहान शाह इसे गले से लगाते रो पड़े। तुम फ़िक्र नहीं करना, मैं वलीद को समझाऊँगा। अब वो ऐसी कोई हरकत नहीं करेगा। इनकी यकीन दिलाने पर रुखसाना उस बाद में सर हिलाती दोनों से आखिरी बार मिलकर इस रूम में चली गई जहाँ दिल को शिफ्ट किया गया था। मगर यार मुझे समझ नहीं आती, अगर तेरे दादाजी और बीजान को कोई मसला नहीं था तो फिर तेरे मामों को कौन सी आग लगी हुई थी? इनकी बहन ने इनकी मर्जी के बगैर अपनी मर्जी से शादी की। ये बात इन्हें सुकून से रहने नहीं दे रही थी। गहरी सांस भरते ज़ैन ने टाई की नट ढीली की और सोफे की पोस्ट से टेक लगा ली। दिन गुजरते गए। बाबा बिल्कुल ठीक हो चुके थे। सब कुछ फिर से मामूल पर आ चुका था। बाबा ने वलीद मामू के खिलाफ कोई केस नहीं किया था। वह मजीद इनका ये अपना तमाशा नहीं बनाना चाहते थे। मामा के साथ कभी कभी भी मैं भी दादाजी और बीजान से फ़ोन पर बात कर लिया करता था। वलीद मामू ने फिर कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं की। बीजान ने मुझे बताया था कि इनका एक पोता है जो मुझसे कुछ साल ही छोटा है। इसका नाम सुफियान वली शहर। वो जब भी इसके बारे में बात करती मैं कॉल कट कर देता था। मुझे वलीद मामू के साथ साथ इनकी बेटी से भी नफरत होने लगी थी। फिर वक्त का पहिया चलता गया और वो दिन आया जिस दिन मेरा और वरीशा का निकाह था। इस दिन वरीशा की बर्थडे थी। वो 6 साल की हो चुकी थी। सबके मुश्तरका हाँ पर मेरा और वरीशा का निकाह होना था जिसमें हम सिर्फ फैमिली वाली थी। वरीशा ने केक कट किया। सब ने इसे गिफ्ट दिए। तब मामा इसके पास गई। हैप्पी बर्थडे फेरी। थैंक यू चाची। इसके अटक अटक कर बोलने पर रुखसाना बेगम मुस्करा दी। मिला गिफ्ट। इसने छोटे छोटे हाथ आगे किए। जब रुखसाना बेगम ने ज़ियान का हाथ इसके हाथ में रख दिया। नहीं मेरे नहीं मुझे गिफ्ट चाहिए ज़ियान, अपनी फेरी को गिफ्ट भी दूंगी, मगर आज मैं आपको अपना शहज़ादा भी दे रही हूँ। आज से ज़ियान हैदर सिर्फ वरीशा सुल्तान का है। आज से ज़ियान सिर्फ आपका दोस्त होगा। नहीं मुझे ज़ियान नहीं चाहिए। सर दाएं बाएं हिलाते वो खफकी से बोली। अरे क्यों नहीं चाहिए मेरी प्रिंसेस को? ज़ियान तो इतना अच्छा दोस्त है आपका। अहमद सुल्तान इसे गोद में बिठाते प्यार से पूछने लगी जबकि दूर खड़ा ज़ियान मुस्कुराते अपनी छोटी सी फेरी की बातें बहुत मज़े से इंजॉय कर रहा था। ज़ियान मुझे ऐसे करता है। मुंह की दावियाँ बिगाड़ते वो ज़ियान को देखते बता रही थी। वरीशा ने प्रॉपर अहमद सुल्तान के गाल खींचते बताया था जिस पर अदील सुल्तान के साथ अहमद सुल्तान का कहका भी बेसकता था। अच्छा अब नहीं करेगा ज़ियान ऐसे, आप इससे दोस्ती कर लो। प्रॉमिस? पक्का प्रॉमिस क्यूट फेरी। रुखसाना बेगम ने इसके बाद सुलाते प्यार से कहा और फिर सादगी से इन दोनों का निकाह जैसे पाक बंधन में बांध दिया गया। मतलब मेरे भाई हमारी भाभी बचपन से नखरे वाली थी। हाँ ज़ियान हंस दिया। वो सबकी लाडली थी तो मैं इसके लाड उठाता था। मामा बाबा चाचू चाची वो सबको तिगनी का नाच नचाती थी। ज़रा सा कोई चीज़ लेट हो जाती तो वो रोने बैठ जाती या मुंह फैला लेती। और सबसे ख़ास बात जो थी, गुस्सा किसी का भी होता इसे गुस्सा निकालने के लिए ज़ियान हैदर ही चाहिए होता था। वो मेरे बैल खींचा करती गुस्सा निकालने के लिए। कभी अपने छोटे छोटे दांत मेरी बाजू में गाड़े
मुझे चीखने पर मजबूर कर देती। इन खूबसूरत यादों को याद करते वो दिलकशी से मुस्कुराने लगा। तो मतलब तुझ पर अभी से नहीं बचपन से जुल्म हो रहे हैं। वो काफ़ी सीरियस अंदाज में बोला, मगर चेहरे पर बिखरी शरारती मुस्कुराहट देखकर ज़ियान भी सरस बात में हिलाते हँस दिया। हमारे निकाह के कुछ दिन बाद ही चाचू चाची और वरीशा को लाहौर इनकी नानों की तरफ जाना पड़ा। इस दिन वरीशा मुझसे नाराज़ थी क्योंकि इसे मैंने बहुत बुरी तरह डांटा था। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती थी। जब से ये सब मम्मा ने देखा मैं तो उसने अपने पास बुलाया। फेरी क्या हुआ, आप ज़ियान से बात क्यों नहीं कर रही? चाची, ज़ियान मुझे कहता है सर पे दुपट्टा करो। मैं भूल गई, फिर ज़ियान ने मुझे मारा, इसलिए मैं ज़ियान से नाराज़ हूँ। वरीशा को वो 3 जुमले बताने में कोई आधा घंटा लगा था जब रुखसाना बेगम हैरत से इसकी बातें सुन रही थी। अच्छा आप जाओ खेलो, मैं इसे समझाऊँगी, अब वो आपको नहीं मारेगा। इसका माथा चूमती रुखसाना बेगम अपना भारी भरकम वजूद सँभाले अपने शहज़ादे के कमरे में गई जहाँ वो बैठा पढ़ाई कर रहा था। ज़ियान, जी मम्मा आए, यहाँ बैठे। आपको कोई काम था तो मुझे आवाज़ दे देती, आप खुद क्यों आई हैं? वो सिर्फ़ 11 साल का था और इनका ख़्याल बड़ों जैसा रखता था। मैं ठीक हूँ ज़ियान, आप यहाँ आए, मेरे पास बैठे, मुझे आपसे बात करनी है। जी मम्मा। इनके पास ही सोफ़े पे बैठे ज़ियान ने प्यार से इनके अपनी खुले कायनात को देखा। आपने वरीशा को डाँटा? जी मम्मा, थोड़ा-सा डाँटा। वजह क्या थी ज़ियान? वो तंग कर रही थी मम्मा, बस इसलिए। इसने झूठ कहा। आपने दुपट्टा ओढ़ने के लिए कहा? वरीशा ने ऐसा नहीं किया, आपने इसे डाँट दिया। मैं सही कह रही हूँ ना? इन्होंने इसकी तरफ देखा जो इनको देखते बिल्कुल भी शर्मिंदा नहीं लग रहा था। जी। यकलफ्ज़ी जवाब पर रुखसाना बेगम को हैरत का झटका लगा। बेटा वो अभी सिर्फ 6 साल की है। वो लड़की है मम्मा, चाहे 6 साल की क्यों ना हो। इन पर हैरत का पहाड़ टूटा। वो अपनी उम्र से बड़ी बातें कर रहा था। आपको ये बातें कौन सिखाता है ज़ियान? इनका लहज़ा सख्त हुआ। मैं कुरान पाक पढ़ता हूँ मम्मा, तर्जमा भी पढ़ता हूँ। माँ के लहजे की सख्ती महसूस करते वो मुस्कुरा दिया। मैंने छोटा-सा हिजाब लाकर दिया था मम्मा कि जब भी वो बाहर निकले इसे ओढ़कर निकले। मैंने इसे कितनी बार ये बात समझाई थी। वो अभी इन सब बातों के लिए बहुत छोटी है ज़ियान, आप क्यों नहीं समझ रहे? मैं जानता हूँ मम्मा, मगर मैं इसे इस सब की आदत डालना चाहता हूँ ताकि जब वो बड़ी हो तो इसे मालूम हो, 6 लड़कियाँ खुद को छुपा कर रखती हैं। इन्हें मैं 11 साल के बच्चे से ऐसी गुफ्तगू की तवक्को हरगिज़ नहीं थी। आप फ़िक्र नहीं करें, मैं इसे मना लूँगा। कब? वो नाराज़गी से पूछ रही थी। जब वो वापस आ जाएगी तो मैं इसे पक्का मना लूँगा। अपनी माँ का माथा चूमते हुए मुस्कुरा दिया जब रुखसाना भी जी-जान से मुस्कुरा उठी। मेरा समझदार बेटा। वरीशा मुझे बहुत अज़ीज़ है। ज़ियान, इसका हमेशा ख़्याल रखना। न जाने क्यों मगर वो ये बात बोलने से खुद को रोक नहीं सकी। प्रॉमिस मम्मा। इनका हाथ थामे वो लाउंज में आया जहाँ वरीशा, आमना बेगम और अहमद सुल्तान जाने के लिए तैयार खड़े थे। बहुत जल्द मुलाकात होगी इंशाल्लाह। भाई ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। फ़ेरी को अल्लाह हाफ़िज़ कहते ज़ियान ने इसके गाल खींचे जिस पर वो मुँह बनाती आमना बेगम के कंधे से लगी आँखें मूंद गई। इसे गहरी सांस अंदर ली और आँखें खोल दी, मगर वो वक़्त कभी नहीं आया। सब कुछ वक़्त के साथ चल पड़ा, मगर ना वरीशा वापस आई, ना ज़ियान अपनी माँ का वादा पूरा कर सका। मैं इसे कभी मना नहीं पाया। इतने ज़ब्त के बावजूद भी इसकी आँख से 2 मोती टूटकर एक गाल पर लड़खड़ाते दाढ़ी में जज़ब हो गए। आखिर ऐसा क्या हुआ था ज़ियान? इसके कंधे पे हाथ रखे हसीब की आवाज़ भारी हुई थी।